Hi everyone, once again welcome you all on Law Vita here. This is Aradhya Gupta, and today in this video we are taking a topic of environment law, that is the Biodiversity Convention 1992. I think अगर आप लोगों का इन्वायरमेंट लॉ सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में देन डेफिनेटली दिस टॉपिक वुड बी देयर इन योर सिलेबस बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन 1992. ये एक बहुत ही लैंडमार्क आई कैन से और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल कन्वेंशन थी, बहुत क्रूशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन को लेकर. इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्यों फॉर्मुलेट हुई, कब हुई, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स थे, क्या कौन इसके अफेयर्स को हैंडल करता है. वील सी ऑल ऑफ दैट. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं और साथ साथ हम लोग इसका कुछ लैंडमार्क केसेस भी डिस्कस करेंगे. So the Convention on Biological Diversity is a legally binding treaty signed in 1992 by 150 government leaders who met at the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. सबसे पहले जानते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड हमारे पास बार बार आएगा. हम इसको बायोडाइवर्सिटी भी बोल देते हैं और ये दो सेपरेट वर्ड्स हैं वैसे. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इट सिंपली मीन्स दी वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स विच आर सस्टेनिंग ऑन अर्थ, दी वेराइटी ऑफ प्लांट्स, दी एनिमल्स, दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दी फंजाई, उन सब की जितनी वेराइटी एग्जिस्ट करती है ऑन दिस अर्थ. ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो ये कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर हुई थी और इसमें लिखा है कि एक तरीके की एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी. ठीक है, ये लॉ द्वारा बाइंडिंग पैक्ट कह सकते हो, एक एग्रीमेंट था जो कि 1992 में साइन हुआ था. 150 कंट्रीज़ के लीडर्स ने इसको मिलकर साइन किया था और वो सब लोग ने इस कन्वेंशन को साइन किया था अर्थ समिट में. अर्थ समिट क्या थी? ये एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में. वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में ये इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी टू रिकनसाइल द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. उसका ऑब्जेक्टिव था कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए और उसको डेवलप किया जाए. एंड दैट वाज अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी. तो यू हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये कन्वेंशन कहाँ साइन हुई थी. दे प्लेज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू एक्ट टू प्रमोट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़. और इस समिट के अंदर, ठीक है, इस कॉन्वेंशन के थ्रू जितने भी कंट्रीज़ थी, दोज हु जॉइन दिस कॉन्वेंशन और हु वर द पार्ट ऑफ दिस कॉन्वेंशन, उन्होंने साथ में एक शपथ लिया था दैट दे ऑल विल प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही ज़्यादा आई कैन से इफ़ेक्टिव डॉक्ट्रीन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. हमें अपने रिसोर्सेज को, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन्हें इस ढंग से यूज़ करना है सो दैट वी कैन प्रिजर्व एंड सिक्योर देम फॉर आर कमिंग फ्यूचर जनरेशन. जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, हम उसके लिए भी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकें. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेज. प्लस इस कॉन्वेंशन में इट वॉज प्लेज्ड बाय द कंट्रीज दैट दे एक्ट टू प्रोटेक्ट दी नेचुरल रिसोर्सेज. उनकी कंट्रीज़ की जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने में वो लोग अपने एक्टिविटीज़ और बाकी जो भी अपने स्टेप्स हैं वो लेंगे. राइट, इट केम आउट एज एन outcome on 5th June 1992 when it entered into force on 29 December 1993. ये बन गया था पूर्ण रूप से 5 जून 1992 को और ये इन्फोर्समेंट में आया और आई कैन से ये लागू हुआ था 29 दिसंबर 1993 में. ठीक है, ये डेट्स आपको याद रखनी है वेल राइटिंग दिस आंसर. क्लियर, अब तक बातें समझ में आ गई. अब हम देखते हैं कि ये जो कॉन्वेंशन है, ये जो सम्मेलन हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. सो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जितनी भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी जितनी भी वेराइटीज़ हैं, ठीक है, उनको कंजर्व किया जाए, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए. सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको सस्टेनेबली यूज़ किया जाए ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके. फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज. जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी मटेरियल जो कि प्लांट्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया गया है, दैट मे बी यूज्ड आइदर इन क्रॉप प्रोटेक्शन और ड्रग डेवलपमेंट. इस तरीके की किसी भी तरह से उसको यूज़ किया जाए उस मटेरियल को, दैट इज़ जेनेटिक रिसोर्सेज. तो हम उन जेनेटिक रिसोर्सेज का भी जो बेनिफिट है वो इक्विटेबली करें. इक्विटेबली इन द सेंस कि हम रीजनेबल मैनर में करें, फेयर तरीके से करें. ठीक है,
और मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए बियॉन्ड द लिमिट जाके उसका यूज़ नहीं करें. द आइडिया इज़ टू डेवलप द नेशनल स्ट्रैटेजीज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बात एक ही आ रही है घूम फिर के कि इसका आइडिया, इसका जो मेन कहते हैं कि इसका जो मेन मोटिव था वो यही था, सारी नेशनल स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाएँ ताकि बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज़ हो और उसको हम कंजर्व कर सकें. राइट. द कन्वेंशन अफर्म्स द फॉलोइंग. अभी जो कॉन्वेंशन थी ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसमें फॉर्मली लिखा क्या था, व्हाट इट अफर्म्ड, और आई कैन से व्हाट इट सपोर्ट्स क्लियरली. सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंट्रिंसिक मतलब ग्रेटर वैल्यू और वर्थफुल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये उसका मेन मोटिव था. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज अ कॉमन कंसर्न ऑफ ह्यूमन काइंड. मतलब ये कुछ ऐसा ना हो कि आप कुछ स्पेशल लेवल पर जाके कर रहे हो, नहीं, दैट शुड बी, आई थिंक इट वॉज that should be a part of your habit. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी ह्यूमन काइंड है, ठीक है, कलेक्टिवली उन लोगों का एक कॉमन कंसर्न हो, वो सब मिलजुल के इस चीज़ के टूवर्ड्स जो हैं वो अपने योगदान दें. राइट, टूवर्ड्स द बायोलॉजिकल कंजर्वेशन. सॉवरीन राइट ऑफ स्टेट्स ओवर देयर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. द कॉन्वेंशन सेड दैट जितने एक कंट्री के जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पर जो सॉवरीन, जो होलसम राइट है वो उस स्टेट का ही होना चाहिए. राइट. There shouldn't be any external power or external right over all those biological resources. Apart from this, responsibility of states to conserve and sustainable use their biodiversity. जो भी एक कंट्री की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको कंजर्व और उसका सस्टेनेबल यूज़ करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो कंट्री है, वो जो स्टेट है, वो खुद उसको उठाए, उसका दायित्व ले. प्रिकॉशनरी अप्रोच टूवर्ड्स दी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ठीक है, प्रिकॉशंस के साथ संभल के सूझबूझ करके जो है वो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के लिए अप्रोचेज, स्ट्रैटेजीज या स्टेप्स जो हैं वो कंट्रीज लें अकॉर्डिंगली एंड रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इसके अलावा द वाइटल रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड वुमेन, और इसमें जो है एक की रोल, एक इनफ्रंट रोल जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ और वुमेन्स का हो, क्योंकि जितनी फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोग ज़्यादातर हम लोग देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल पहाड़ी इलाका है कोई, या कोई जंगल है, कोई फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे जितनी जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो आसपास में जो वो रह रहे होते हैं लोग, उन लोगों का बहुत मेजर रोल होता है उस एरिया को, उस नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने में. तो उनके उस रोल को भी कहीं ना कहीं डेपिक्ट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए. And the need for provisions of new and additional financial resources and access to technologies for developing countries to address the biodiversity loss. इसके साथ साथ ज़रूरत है, इस कॉन्वेंशन ने बोला ज़रूरत है कि नए लॉज, नए प्रोविज़न्स बनाए जाएं ताकि कुछ एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम लोग कलेक्ट कर सकें और उस पर फोकस कर सकें, जो कि नए नए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए अल्टीमेटली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम क्रिएट कर सकें और उनका यूटिलाइजेशन कर सकें. तो ऐसे प्रोविज़न्स को, ऐसे पॉलिसीज़ को लाना भी इज़ अ अर्जेंट नीड ऑफ द आवर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और कंजर्व ऑल द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो ये था जो कॉन्वेंशन में लिखा हुआ था. अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस कि हु रन्स द अफेयर्स ऑफ दिस कॉन्वेंशन. ठीक है, सो द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज. जितनी भी पार्टीज इन द सेंस जो भी कंट्रीज इस कॉन्वेंशन का पार्ट हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस है, वो है इस कॉन्वेंशन की गवर्निंग बॉडी जो इसके सारे अफेयर्स को मैनेज करती है, डील करती है. दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव रेटिफाइड द ट्रीटी. गवर्नमेंट समझ में आ गया, जो जो कंट्रीज़ इसका पार्ट है उनकी सरकार, उनका जो लीडर है वो इसका पार्ट होते हैं. ये REIO, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि सॉवरेन स्टेट्स खुद कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, टू विच दे ट्रांसफर द कॉम्पिटेंस टू ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स गवर्न बाय द कन्वेंशंस टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या होता है, जो कंट्रीज़ होती हैं, जो भी कंट्रीज़ इस कॉन्वेंशन का पार्ट है फॉर से, तो वो कंट्रीज़ जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, वो अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कंपिटेंस देती हैं, वो पावर्स ट्रांसफ़र कर देती हैं उस स्टेट की, कि वो उस कॉन्वेंशन को गवर्न करने के रिगार्ड में, उसके मैटर्स को डील करने में, उसमें पार्टिसिपेट करने में जो भी रिस्पेक्टिव राइट्स हैं, वो कंपिटेंस जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कंट्री है वो
कहते हैं ट्रांसफ़र कर देती है. सो बेसिक मोटिव यही है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे कि आपने सुना होगा यूरोपियन यूनियन EU एक एग्जाम्पल है ऐसी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का. इसके अलावा ASEAN इज़ अ वेरी फेमस सच ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीका नेशंस. अपार्ट फ्रॉम दिस OECD इज़ ऑल्सो अ वेल नोन regional economic integration organization. So these all are the examples. जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है कि CBD की गवर्निंग बॉडी में जो वो सारी पार्टीज़ हैं, जो वो गवर्नमेंट की लीडर्स हैं, वो इसके पार्ट होंगे. प्लस अगर ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सॉवरीन स्टेट ने जिसको ऑथराइजेशन दिया है, वो भी इसका पार्टिसिपेशन रोल प्ले करेंगी इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ CBD. ठीक है. दोज ऑल हु हैव रेटिफाइड द ट्रीटी, रेटिफाइड इन द सेंस हु ऑल हैव ऑफिशियली अग्रीड टू द ट्रीटी. क्लियर. ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो दिस कन्वेंशन इज अ लैंडमार्क इन इंटरनेशनल लॉ ऑन इन्वायरमेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज दैट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ कॉमन कंसर्न ऑफ ह्यूमन काइंड एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस. ये एक लैंडमार्क, ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन इसीलिए है बिकॉज ये पहली ऐसी कन्वेंशन थी, ये पहली ऐसी ट्रीटी थी, ठीक है, जिसने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और आई कैन से बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के ऊपर का जो कंसर्न है वो रेज किया था. एंड इट सेड कि ये कोई एक इंडिविजुअल कंट्री या इंडिविजुअल स्टेट का इशू नहीं है, रादर इट इज़ अ कॉमन कंसर्न ऑफ द ह्यूमन काइंड. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ऑन दिस अर्थ, ये सबका कॉमन कंसर्न है. प्लस अगर हम इसको ध्यान रखते हैं, इस पर काम करते हैं, then it is definitely an integral part of the development process. अगर हमारा environment स्वस्थ नहीं है, हमारी economy स्वस्थ नहीं है, तो हमारा development कैसे हो सकता है. So it leads a it paves a way towards the development of any country जिसका environment, जिसकी natural resources जो हैं वो हेल्दी हैं और इम्प्रोवाइज्ड हैं. इट कवर्स ऑल इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज. ये जो कॉन्वेंशन है इसलिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये इतना पाइवोटल रोल प्ले करती है बिकॉज ये सारे ही इकोसिस्टम, सारे ही स्पीसीज, सारे ही उन स्पीसीज के उन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको कवर करती है. इट लिंक द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स टू द इकोनॉमिक गोल ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सस्टेनेबली. कहीं ना कहीं ये हमें जो पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स या एफर्ट्स यूज होते थे उनको लिंक करती है कि हमें किस तरीके से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करना है, ठीक है, संभाल के इस्तेमाल करना है. इट कवर्स अ रैपिडली एक्सपेंडिंग फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एड्रेसिंग द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, बेनिफिट शेयरिंग, बायो सेफ्टी, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है. बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? technology which is based on biology involving the use of living organisms to develop or make products. ठीक है, ये वो टेक्नोलॉजी होती है या आई कैन से ये बायोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सट्रैक्ट से प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप और बनाए जाते हैं. ठीक है, तो उसको भी ये कवर करती है. जो आजकल डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, उसको ये कवर करती है. ये बेनिफिट शेयरिंग की बात करती है, जैसे हमने ऊपर बोला था कि इक्विटेबल या रीजनेबल हमें यूज़ करना है जेनेटिक रिसोर्सेज का. इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है. सिंस द कॉन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग, द कंट्रीज दैट जॉइन इट आर ऑब्लाइज्ड टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोविजंस. बिकॉज हमने बिल्कुल इनिशियल जब शुरुआत किया था इस लेक्चर का तभी बोला था दैट दिस कॉन्वेंशन इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, राइट. तो क्योंकि एक लीगली बाइंडिंग है, ये लॉ द्वारा इन्फोर्स्ड है, 10 जितने भी कंट्रीज, जैसे ऊपर था 150 कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ठीक है, इसकी पार्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो ऑब्लाइज्ड हैं कि वो इसके प्रोविजंस को, इसके ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करें और उन्हें डिसओबे ना करें और उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था इंटरनेशनल लॉ का जिसमें था रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ. तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल कॉन्वेंशन है, तो क्योंकि अगर हम किसी इंटरनेशनल कॉन्वेंशन, इंटरनेशनल किसी ट्रीटी के पार्ट हैं, तो ये हमारी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि अपने म्यूनिसिपल लॉ, अपने डोमेस्टिक लॉ में भी हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें और उस चीज़ को ऑल टुगेदर ऐड करें हमारी कंट्री की पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशंस में, है ना. तो वहीं पे यहाँ लिखा है कि कंट्रीज जो है ऑब्लाइज्ड हैं उसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराने में इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स.
प्रोटोकॉल्स की बात करें सीबीडी के, प्रोटोकॉल्स बेसिकली पार्ट्स होते हैं, तो ये सिर्फ याद कर लेना, 2 पार्ट हैं इसके, ठीक है, या 2 एग्रीमेंट थे, एक था कार्टिजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी और एक था नगोया प्रोटोकॉल्स। हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, बस यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, कार्टिजेना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। नाउ अब हम बात, अभी तक हमने सारा सीबीडी के बारे में जाना कि क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या इंपॉर्टेंस था, ठीक है, क्या एग्जैक्टली ऑफिशियली उसमें क्या अफर्म किया गया था। अब हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के कनेक्शन में क्या रोल रहा सीबीडी का। सो इंडिया इनेक्टेड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन 2002 फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सीबीडी। हमारे क्योंकि हम लोग भी, हमारी कंट्री भी सीबीडी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्ट थे, तो इंडिया ने सीबीडी के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको इफेक्ट देने के लिए हमारी कंट्री में 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को इनेक्ट किया, उसको पास किया था, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. Now there is a very landmark case. In a landmark judgment delivered in December 2018 in the case of Divya Pharmacy versus Union of India. Environment law का बहुत ही landmark case है ये, Divya Pharmacy versus Union of India, December 2018. इसमें कोर्ट में क्या बोला गया? The Uttarakhand High Court held that all the Indian companies which are extracting the biological resources are liable to seek the prior approval as well as share the part of their revenue with the local communities that are responsible for conserving and protecting such resources. बहुत अच्छी बात बोली गई थी इसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा कि जो भी कंपनीज, जैसे हम देखते हैं कि जैसे उत्तराखंड में काफ़ी हिली एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे पहाड़ी इलाके में भी कई सारी कंपनीज स्टेब्लिश हो गई हैं, ठीक है, कई सारे उन्होंने अपने बिजनेस हाउसेस सेटअप करे हैं। जितनी भी इंडस्ट्रियल इंडियन कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं, वो जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो फॉरेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो रिवर्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो वहाँ के एनिमल्स का, प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लायबल हैं, उनका ये ऑब्लिगेशन है और आई कैन से उनका ये ड्यूटी है कि वो पहले जो वहाँ पे आसपास के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनसे प्रायर अप्रूवल लें, उनसे परमिशन लें कि क्या हम यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर वो अप्रूवल मिल चुका है, अब वो अपनी जो बिज़नेस है वो रन कर रहे हैं, कंपनी चल रही है, तो वो जो भी रेवेन्यू उसमें से अर्न करते हैं, उसका जो है कुछ सर्टेन अफेक्ट्स जो पार्ट है, जो भी वो म्यूचुअली डिसाइड होता है, वो पार्ट जो है वो शेयर करें रेवेन्यू का विद द लोकल कम्युनिटीज़, जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन रिसोर्सेज को कंजर्व और उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में। दस उनका ये राइट है कि अगर उन्होंने जिस चीज़ को, कहते हैं ना कि एक तरीके से वो उसको पालन पोषण करते हैं, तो क्योंकि वो उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उन चीज़ों में से, उन रिसोर्सेज में से अपना बेनिफिट निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस बेनिफिट का कुछ पार्ट जो है उन लोकल कम्युनिटीज़ को भी डिनोट होना चाहिए, उन्हें भी मिलना चाहिए। ये बोला गया था दिव्या फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई थिंक याद रहेगा, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है, बाय इप्सो फैक्टो। नाउ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 रेगुलेट्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज थ्रू द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एंड द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो अभी हमने जाना था कि इस कॉन्वेंशन के अफेक्ट देने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पास हुआ था। तो ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है जितनी भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके एक्सट्रैक्शन को लेके, उनके जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज, उनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी एक्सट्रैक्शंस होता है, उसको डील करता है, उसको रेगुलेट करता है 2 बॉडीज़ के थ्रू। 2 इसकी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये दोनों याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट exclude those which are normally traded as commodities, ठीक है। जनरली ये तीनों कवर होते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में, पर यहाँ पे जो कंजर्वेशन की बात आ रही है या जो इस एक्ट के थ्रू एक्सट्रैक्शन की बात आ रही है, तो उसमें वो सारे रिसोर्सेज एक्सक्लूड हो जाएंगे जो कि इन जनरली नॉर्मली कमोडिटीज़ बनाने या ट्रेड करने में यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। उसको एक्सक्लूड करके बाकी जो भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको रेगुलेट करता है दिस BDA, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। द पावर्स एंड फंक्शंस आर divided between the state biodiversity
बोर्ड एंड दी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, जो भी पावर्स फंक्शंस हैं इन दोनों में जो भी इसके पावर्स फंक्शंस मेंशन है इस एक्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड है. द लॉ कंtemplates दैट बिफोर अ कमर्शियल एंटिटी एक्सट्रैक्ट्स अ बायोलॉजिकल रिसोर्स इट मस्ट टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट बोर्ड और द नेशनल बोर्ड अथॉरिटी एंड ऑल्सो अंडरटेक टू शेयर द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ सच बायोलॉजिकल एंटिटीज विद द लोकल कम्युनिटी विच हैज कंजर्व प्रोटेक्टेड दीज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. तो ये लॉ वही बात कहता है जो दिव्या फार्मेसी वाले केस में कहा गया था, ठीक है. एक्चुअली इस एक्ट को ध्यान रखते हुए दिव्या फार्मेसी वाले केस में जजमेंट दिया गया था कि आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना होगा स्टेट बोर्ड से या फिर नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी से अगर आप कोई भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हो किसी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी जहाँ पे आपकी जो एंटिटी है, जो आपकी कंपनी है वो आपने सेटअप की है, प्लस आपको आपके रेवेन्यू का जो भी आप वहाँ पे जो कर रहे हो ट्रेड, उससे जो भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उसका आपको सर्टेन पार्ट जो है वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ जो उस नेचुरल रिसोर्सेज उन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की ध्यान रखती हैं, उनका कंजर्वेशन करती हैं, उनको आपको देना होगा, ठीक है. दे आर इंटाइटल टू रिसीव दैट पोर्शन ऑफ दैट रेवेन्यू. द बेनिफिट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी कंपनसेशन एज वेल एज द जॉइंट ओनरशिप ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है. वो मॉनिटरी फॉर्म में भी हो सकता है और वो उसमें आप उनके कॉपीराइट पेटेंट्स वगैरह में भी आप उनको जॉइंट ओनरशिप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो. The judgment which is delivered by Justice Sudhanshu Dhulia in this case means the case of Divya Pharmacy versus Union of India. So उसमें जो केस में जो जजमेंट था वो जस्टिस सुधांशु धुलिया जी ने दिया था. He rejected every contention of Divya Pharmacy. Divya Pharmacy कंपनी के थ्रू जो भी कंटेंशंस प्रेजेंट किए गए उन सबको रिजेक्ट कर दिया था जस्टिस सुधांशु धुलिया ने. द कोर्ट स्टेटेड दैट दो इन द फर्स्ट ब्लश इट मे सीम दैट एन इंडियन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर इट्स रेवेन्यू, हाउएवर व्हाट सीम्स ऑब्वियस मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट. कोर्ट ने बोला कि हाँ, आप एक बार पहली दफ़ा में देखोगे तो आपको लग सकता है कि क्यों देना है, ठीक है, इंडियन एंटिटी क्यों दे किसी को अपना रेवेन्यू का शेयर, बट हर बार जो दिखता है व्हाट सीम्स ऑब्वियस इज नॉट ऑलवेज बी करेक्ट. तो द कोर्ट एक्सटेंसिवली रिलाइड ऑन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992. तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस कन्वेंशन को बहुत मद्देनजर रखा, इसको इसको बेस रखा अपने जजमेंट में. एंड द नगोया प्रोटोकॉल टू होल्ड दैट इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज हु आइदर ग्रो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और हैव अ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ दोज रिसोर्सेज आर द बेनिफिशियरीज अंडर द एक्ट, राइट. तो सब बातें सेम है, समझ में आ गया होगा. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉन्वेंशन, द कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, ठीक है. केस लॉ भी हो गया एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. इफ एनीथिंग इज लेफ्ट जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अदर व्यूअर्स may also get that knowledge, the more knowledge which you have, right. This was it everyone. Do let me know in the comment section that how did you like this video, पहली बात. और दूसरी बात that what else video, what else lecture topics you want me to make the video upon, so please do let me know in the comment section. तभी मैं उसको figure out करके उसके ऊपर पूरा ये लेक्चर प्रिपेयर करके आप लोगों को वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँगी. कौन से सब्जेक्ट मैंने कवर नहीं किए हैं मुझे वो भी कवर करने हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस वॉज इट एवरीवन. वीडियो पसंद आया हो तो दो काम करना, इससे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ. पहला, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट में बताना आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, और कर सकते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. दैट्स ऑल अप टू यू. दिस वॉज इट. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. आई विल मीट यू अप सून विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लीगल कंटेंट. टिल देन, बाय बाय.